नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में आंगनवाड़ी महिलाओं को दिल्ली की बीजेपी इकाई का साथ मिलता दिख रहा है। बीजेपी 23 मार्च को दिल्ली की समस्याओं को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है और साथ ही आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगे एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मुलाकात करेगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आंगनवाड़ी महिलाओं को बर्खास्त करना मानवता को शर्मसार करने वाली निंदनीय घटना है और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली की समस्याओं को लेकर 23 मार्च को विधानसभा के बाहर प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं दिल्ली का बेटा कहने वाले केजरीवाल ने पंजाब चुनाव से पहले 1000 रुपए महिलाओं को प्रतिमाह भत्ता देने की बात कही थी और दिल्ली में आंगनवाड़ी महिलाओं को बर्खास्त करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उपराज्यपाल के पास आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं को लेकर जाएगा और जिसमें आंगनवाड़ी महिलाओं के मानदेय को लेकर आपको बता दें कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को हटाने और उनके टर्मिनेशन को वापस लेने को लेकर 3 सूत्री मांगों को लेकर शामिल किया जाएगा। बीजेपी सभी आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ खड़ी है और जब तक उनका टर्मिनेशन लेटर वापस नहीं हो जाता तब तक केजरीवाल सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार तकरार एक बार फिर से आमने सामने, और इस बार जो तकरार की वजह है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? राजीव, आवाज पहुंच रही क्या आप तक? चलिए राजीव, आपसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं और इस बार उनको लेकर 23 मार्च को व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी बात करती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने को लेकर कोशिश की जाएगी और लगातार आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को लेकर जिस तरीके से बीजेपी अब साथ आ गई है और अब आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ बीजेपी आ गई है। अब 23 मार्च को व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी गई है। तो वहीं बीजेपी इस बार प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी और आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एमसीडी को लेकर कई बार तकरार हो चुकी है, कई बार स्वास्थ्यकर्मियों को लेकर, तो कई बार स्वास्थ्यकर्मियों के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स को लेकर और साथ ही आपको बता दें शिक्षकों को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार सामने आई है। तो वहीं अब आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर भी बीजेपी आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ है और उसी को लेकर अब 23 मार्च को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन की बात कही जा रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ इस बार बीजेपी सामने है और बीजेपी ने मोर्चा संभाला है और आम आदमी पार्टी को घेरने को लेकर लगातार 23 मार्च को व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी जाएगी कि अगर इनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई या काम नहीं किया गया तो लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी की ईंट से ईंट बजाने में काम करेगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? कई बार आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को देखने को मिल रहा है,
कभी बात शिक्षकों की कर लें या हेल्थ वर्कर्स की बात कर लें, तो इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दी गई राजीव? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार जो है वो शिक्षकों के लिए हम्म। कहे या फिर कहे आंगनबाड़ी वर्करों के लिए कहे, तो कहीं ना हम्म। कहीं पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी कि आंगनबाड़ी वर्करों को पक्का किया जाएगा, यहाँ तक कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, हम्म। यहाँ तक कि जो शिक्षक है उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए गए थे। वो वादे जो है वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनको कहीं ना कहीं निलंबित कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम्म। भाजपा जो है वह आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी। और कल यानी कि 23 कह सकते हैं 23 तारीख को कल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश की जाएगी और हम्म। उसके उनके साथ साथ हजारों जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो भी शामिल होंगे और लगातार कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्करों की जो मांगे हैं यानी कि दिल्ली सरकार को घेरने की वो बिल्कुल कही जाएगी और यहाँ तक कि उनको पक्का करने के लिए जो वादे किए गए थे वो दिल्ली सरकार को याद दिलाए जाएंगे। हम्म। और इस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कुछ मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि हम्म। जिस तरीके से चुनाव के समय कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को वापस आम आदमी हम्म। पार्टी को याद दिलाया जाएगा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो भी खड़ी होती हुई नजर आएंगी। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो आने वाले समय में एमसीडी को चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ असर उन पे देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो है उसने मुद्दा बना लिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, तो ऐसे में तमाम वादों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी सरकार की। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं पहले भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही थी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, मगर जिस तरीके से अब की बात करें तो अभी जिस तरीके से भाजपा जब आंगनवाड़ी वर्करों के लिए कहीं ना कहीं उनकी आवाज बनकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरेगी और यहाँ तक कि प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो पहले से ही रुख अपनाए हुए है और लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं आप जब निगम के चुनाव है तो निगम के चुनाव के अंदर जिस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि भाजपा जो है भ्रष्टाचार कर चुकी है निगम के अंदर और अब आम आदमी पार्टी को ही जनता लेके आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं इन वादों को दोबारा से याद दिलाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनाव से पहले यानी 2017 से पहले भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने वादे किए गए थे कि आंगनबाड़ी वर्करों को पक्का किया जाएगा, जो सुरक्षा गार्ड है वो लगाए जाएंगे, महिला की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े सवाल किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, मगर अभी तक दिल्ली के अंदर प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अभी भी काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे जो है वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मगर यहाँ पर बात करें आंगनबाड़ी वर्करों की, तो आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो लगातार कहीं ना कहीं हर बार प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर। जी लेकिन राजीव, एक बार फिर से आमने सामने है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। इस बार जो कारण है उनका वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो आखिर जिस तरीके से 23 मार्च को लेकर चेतावनी दी गई है कि यानी 23 मार्च यानी कल प्रदर्शन किया जाएगा व्यापक स्तर पर, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां बीजेपी ने कर रखी हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा बिल्कुल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए लगातार कहीं ना कहीं प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आंगनबाड़ी वर्करों के लिए 23 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा और खुद आंगनबाड़ी जो वर्कर है वो लगातार इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ तक कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए बड़े बड़े जो वादे किए गए थे सैलरी बढ़ाने को लेकर हो या फिर उनको पक्का करने को लेकर हो, मगर वो वादे जो है सिर्फ कागजों के अंदर ही होते हुए नजर आए और धरातल पर कहीं जो आंगनबाड़ी वर्कर है वो परेशान है। मगर यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा बिल्कुल आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बिल्कुल अपनी रणनीति बना चुकी है और कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा और उपराज्यपाल को भी कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव भेजा जाएगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है या फिर जो उनके कार्य है जिस तरीके से उनको जो आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे उनको भी याद दिलाया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से बड़े वादे किए गए थे कि आशा वर्कर जो है यानी आंगनबाड़ी वर्कर जो है उनको पक्का किया जाएगा, मगर अभी तक किसी भी आंगनबाड़ी वर्कर को पक्का नहीं किया गया है और ना ही उनसे बिल्कुल राजीव, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ इसमें जिस तरीके से प्रदर्शन होगा उसमें क्या कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
इसके बाद आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। और एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं संवाददाता राजीव तिवारी को। और राजीव हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं और तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। राजीव, जिस तरीके से कल 23 मार्च को प्रदर्शन होना है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रमुख मांगे होंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की और बीजेपी की, जिन पर लगातार, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और इस बार जिसके कंधे पर रखकर बंदूक दागी जा रही है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्करों की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो लगातार पिछले साल भी की बात करें या फिर उससे पिछले साल बात करें और कोरोना काल के अंदर भी आंगनवाड़ी वर्करों ने घर घर जाकर डाटा इकट्ठा किया था, जिसके वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, कौन कोरोना पेशेंट है, उनकी सबकी जानकारी जो थी वो आशा वर्करों के द्वारा ही दिल्ली सरकार को मिल पाई थी। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं आंगनवाड़ी वर्करों ने जिस तरीके से कार्य किया था वो सराहनीय जरूर दिल्ली सरकार ने बताया था, मगर जिन जिन लोगों ने इस तरीके के काम किए उनको लिए सराहना के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं सैलरी समय पर मिलनी चाहिए थी, उनको पक्का करना चाहिए था, उनका मुआवजा मिलना चाहिए था। वो मुआवजा जो है वो अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि में उनको निलंबित करने की बात की गई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा जो आंगनबाड़ी वर्करों को एक मोहरा बनाकर और आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल 23 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा उससे कहीं ना कहीं यही जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए किसी भी प्रयास को कोशिश कर सकती है। और जहां तक कि अब कह सकते हैं आंगनबाड़ी वर्करों की बात करें तो आंगनबाड़ी वर्कर जो है उनके कंधे पर रखकर कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जाएगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली के अंदर रहती है और उनके भी वोटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल सरकार के अंदर आई थी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झटका जरूर लग सकता है। मगर आंगनबाड़ी वर्करों के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले अगर कोई कदम उठा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो काफी हद तक संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं भाजपा जो मोहरा ढूंढ रही है यानी कि आम आदमी पार्टी को घेरने का, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी देखिए राजीव, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इससे पहले भी शिक्षकों को लेकर बात कर ली जाए या हेल्थ वर्कर्स को लेकर बात कर ली जाए या 13,000 करोड़ रुपए को लेकर बात कर ली जाए, जो एमसीडी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे के ऊपर झोल डालती हुई नजर आई है। इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स ही को क्यों चुना गया? क्या उनके मुद्दे जो इतने व्यापक हो गए हैं कि वो अपने मुद्दे जो हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं और बीजेपी को, या बीजेपी सिर्फ इसमें राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है? राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हर साल जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर जो है अपनी सैलरी को लेकर या फिर कहें अपने फंड को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के सामने दो बार होना पड़ता है, बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। इसी को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने भी कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी वर्करों से काफी हद तक कोरोना काल के अंदर काम करवाया था, मगर शिक्षकों से भी काम करवाया था, क्योंकि घर घर जाकर जो डाटा इकट्ठा किया गया था वो शिक्षकों के द्वारा था या फिर आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा था। मगर आंगनवाड़ी वर्करों के लिए जो दिल्ली सरकार के वादे थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा जो है बार बार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे वो शिक्षकों के मुद्दों को लेकर हो या फिर कहे हेल्थ वर्करों को लेकर हो या फिर आंगनवाड़ी वर्करों को लेकर हो। और जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया जाएगा उससे तो साफ जाहिर होता है भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए हर तरीके की रणनीति इस्तेमाल कर सकती है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब निगम के अंदर दावे करती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी आएगी निगम के अंदर, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बिल्कुल मुश्किल बड़ी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें जो इन्होंने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को भी कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो अब देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आंगनबाड़ी वर्कर जो है कल प्रदर्शन में शामिल होंगे और भाजपा के जो आदेश गुप्ता जी है दिल्ली प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं इस आवाज को उठाएंगे, तो देखना होगा इनकी आवाज कहां तक जाती है और अरविंद केजरीवाल क्या आशा वर्करों की बातों को समझेंगे और उनका जो मुआवजा है या फिर उनको पक्का करने की जो बात है वो उन तक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये प्रदर्शन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी लेकिन राजीव, ऐसे में एक चीज बहुत आम हो जाती है और काफी परेशानियों का सामना जो करना पड़ता है वो पुलिस प्रशासन को करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से जब प्रदर्शन होते हैं तो काफी अलर्ट रहने की जरूरत होती है, कोई अप्रिय घटना ना हो। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रखी है? क्योंकि कल प्रदर्शन होना है और जिस तरीके से इसमें बीजेपी एक कड़ा रुख अख्तियार करती हुई दिख रही है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये प्रदर्शन काफी उग्र होने वाला है, क्योंकि आशा वर्कर्स की संख्या काफी बड़ी है दिल्ली में।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आशा वर्करों की, तो आशा वर्कर की संख्या बिल्कुल काफ़ी हद तक बढ़ी है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर काम करते हैं और लोग हम्म। लगातार कहीं न कहीं उनको जो थोड़ा बहुत मुआवज़ा मिलता है, वो उससे कहीं न कहीं उनका घर गुज़ारा चलता है। मगर यहाँ पर बात जिस तरीके से कब हम्म। कल प्रदर्शन किया जाएगा, भाजपा जो है वो कहीं न कहीं बड़े प्रदर्शन को लेकर सामने आने वाली है और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की बात करें, तो दिल्ली पुलिस की जो परेशानियाँ वो बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आएँगी क्योंकि जिस तरीके से आदेश गुप्ता की बात करें या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, वो बिल्कुल इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम्म। हजारों की संख्या के अंदर कह सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर होंगे, तो उनको संभालने के लिए कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और कहीं न कहीं ये भी देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं ढील जो रह जाती है, हम्म। वो नहीं रहनी चाहिए। मगर दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, मगर देखना होगा क्या इस प्रदर्शन से कितना असर जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आता है या हम्म। फिर आम आदमी पार्टी यह है आंगनवाड़ी वर्करों के आगे झुकती हुई हम्म। नज़र आएगी। हम्म। जी। चलिए, फिलहाल राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और राजधानी लाइव में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर सरकार की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि विधानसभा की कार्यवाही को अब सीधा प्रसारण किया जाएगा। कुलतार सिंह संधावा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के तुरंत बाद सदन को अपने पहले संबोधन में मान ने कहा कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने पर कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए कुछ व्यवस्थाओं का आवश्यक होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आम जनता को पता होना चाहिए कि आखिर सदन में क्या चल रहा है। मान ने संधावा को बधाई देते हुए कहा कि वह सदन को सभी राज्यों के लिए आदर्श विधानसभा के रूप में बनाए। तो वहीं मान ने सदन को विश्वास दिलाया कि सरकार से पूछे गए सभी सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम कार्यवाही को लाइव करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके प्रतिनिधि सदन में कर क्या रहे हैं। अब ये किसी को भी बिना अनुमति के वीडियो बनाने और विशेषाधिकार कार्यवाही का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। मीडिया को ऑडियो और वीडियो भी मिलेंगे। हम सब मिलकर इस सदन को एक मिसाल बनाने का काम करेंगे। तो वहीं आज चंडीगढ़ विधानसभा का आखिरी दिन है और इसमें क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन गई है और सरकार बनने के साथ ही आपको बता दें कि कुछ मंत्रियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ले ली है और तमाम जिस तरीके से उन्होंने जब से शपथ ली है तब से लगातार आपको बता दें कि वो एक्शन पे एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए और चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए तो लगातार जब से भगवंत मान ने सीएम पद की कुर्सी संभाली तब से वो लगातार एक्शन में है और अब आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। कहीं ना कहीं एक अटकलें बहुत पहले से चल रही थी और इस चीज की शायद अनाउंसमेंट हो सकती है कि अगर हम कहें कि एक विधायक एक पेंशन आज विधानसभा के सदन में लाया जा सकता है। इस लंबे समय से अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही थी कि ऐसे कई विधायक हैं जो लंबे समय से मल्टीपल पेंशन दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए इस बात को बोल रहे हैं कि एक विधायक एक पेंशन की स्कीम आज लाई जा सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं कल का गवर्नर एड्रेस देखिए, तो उसमें कई फैक्टर्स हैं, कई चीजें, कई पहलू हैं। अगर हम कहें कि पंजाब को दोबारा से जितने भी हमने आम आदमी पार्टी के प्रॉमिसेस देखे हैं वो हम उस गवर्नर एड्रेस में देखते हैं, चाहे उसमें पंजाब को नशा मुक्त करने की बात हो, चाहे पंजाब में टीचर्स की नौकरी अच्छी उनको परमानेंट नौकरी देने की बात हो, सैलरी इम्प्रूव करने की बात हो, या पंजाब में फ्री मेडिकल सेवाएं देने की बात हो, उन सभी फैक्टर्स को लिखा गया है और अगर कहें कि मेंशन किया गया है तो कहीं ना कहीं चीज पे आम आदमी पार्टी अब फुल फ्रंट में जोर देती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखें कि भगवंत मान की पहली कैबिनेट मीटिंग के ठीक बाद ही 25,000 नौकरियां पंजाब के लोगों से अनाउंस होगी। तो और इसी कड़ी में अगर हम देख रहे हैं कि जितने भी वादे हैं
आम आदमी पार्टी फुल फ्रंट एक्शन मोड में पूरा करती हुई नजर आ रही है। पहले उन्होंने अपने नौकरियों के वादे को पूरा किया और जल्द ही अब ऐसा लग रहा है कि बाकी जो वादे हैं जो उनकी तरफ से किए गए हैं वो भी पूरे करने के लिए शुरुआत हो जाएगी। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, कैबिनेट पोर्टफोलियो डिवाइड हो चुके हैं और अब डिवीजन के बाद हमें जल्दी रिलेटिव अगर के हर एक डिपार्टमेंट रिलेटेड हमें जल्दी पॉलिसीज भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अमित, अब जिस तरीके से एक और फैसला लिया गया और फैसला काफी पंजाब के लोगों के लिए अहम हो सकता है। भगवंत मान ने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो सीधे लाइव दिखाई जाएगी, साथ ही मीडिया को उसको विजुअल्स और फुटेज सब दिए जाएंगे। तो ऐसे में इस कार्रवाई से क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, क्या कुछ अहम निर्णय हो सकता है और क्या कुछ इससे फायदा होगा? अगर हम कंसिडर करते हैं तो अभी ये चीज एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप होगी। देखिए, अगर विधानसभा की कार्रवाई सीधे तौर पर अगर हम कहें कि लाइव होती है तो उसमें लोगों को पता चलेगा कि उनके हल्के का विधायक क्या उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो सवाल पूछ रहा है। आमतौर पर यही होता था कि जब अंदर विधानसभा सदन के अंदर कोई सवाल पूछे जाते थे तो ये बाहर क्लियर नहीं होता था क्या किसी एक विधायक ने पर्टिकुलर सवाल पूछा या नहीं। अगर मीडिया की तरफ से सवाल पूछ लिया जाता था कि क्या आपने अगर कौन सा सवाल पूछा तो वो उनके थ्रू पता था कि हमने सदन के अंदर ये सवाल उठाया था, इसका हमने ये जवाब मिला और इसके ऊपर ये बनती कार्रवाई की जा रही है। और इस चीज के थ्रू काफी मीडिया अगर हम कह रहे कई विधायक रह जाते थे क्योंकि उनके बारे में कई बार वो सवाल नहीं हो पाते हैं, समय बहुत थोड़ा हो जाता था। तो ऐसे में अब सदन की कार्रवाई लाइव होने से ये हो जाएगा कि हर एक विधायक क्या छोटे छोटा सवाल बड़े से छोटा सवाल हो वो उनकी जनता को जिस जगह से वो सुन के आए हैं वहाँ के लोगों को पता होगा कि उनके विधायक ने उनका सवाल पूछा, उनके एरिया के विकास के लिए उसने एक स्टैंड लिया है। और अगर नहीं लिया है तो इसके बारे में पता चलेगा। देखिए, अगर कोई सवाल नहीं पूछता है, अगर वो कोई और सवाल पूछे जो एरिया से रेलेवेंट नहीं है या जिसका कोई लॉजिक नहीं है और वो सवालों पूछता है तब उनके ऊपर लोगों को वो भी क्लियर होता है कि उनका विधायक उनके लिए काम नहीं कर रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जिस तरीके से भगवंत मान ने शुरुआत की है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें जो भगवंत मान के जो नए खिलाड़ी हैं वो कितने क्या कुछ अहम निर्णय निभाते हैं और क्या कुछ अहम रोल उनका रहता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है और हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो जो भगवंत मान है वो नई सरकार लेकर आए हैं, आम आदमी पार्टी की नई सरकार है। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन दिल्ली मॉडल को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं भगवंत मान। तो ऐसे में जो नई सरकार है और नई गठन की चीजें हैं उनके लिए किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगले 5 सालों के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कई चीजें हैं। अगर हम कहें दिल्ली मॉडल को ही पंजाब में, अगर हम कहें दिल्ली से मिलता हुआ मॉडल, हमें एग्जैक्टली दिल्ली मॉडल नहीं तो दिल्ली से मिलता जुलता मॉडल हमें पंजाब में आम आदमी पार्टी लागू करती हुई नजर आ सकती है। जिसमें से अगर हम कहें कि मेजर प्रोमिस 300 यूनिट फ्री बिजली पंजाब के हर एक घर को देना रहेगा, तो उसमें बड़ा फाइनेंशियल बर्डन तौर पर हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार के ऊपर आ सकता है, वो एक इशू रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि करीब 10,000 पे ऐसे कई टीचर्स हैं जो लगभग 18 साल से अगर हम कहें कि सरकारी स्कूलों में अगर हम कहें कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको पक्का करने की बात, और जितनी भी खाली पोस्टें पड़ी हैं टीचर्स की हो चाहे प्रोफेसर की होगी उन सबको भरने के लिए भी इसी तरह से बात की गई है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पंजाब में करीब 16,000 वार्ड और अगर हम कहें विलेज क्लिनिक खोलने की, जैसा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बात करते हैं तो उसी की तर्ज पे ही पंजाब में करीब 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे। साथ में हेल्थ कार्ड इश्यू किए जाएंगे जो फ्री में अगर हम कहेंगे लोगों को मेडिकल सुविधाएं देंगे। तो इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेन पंजाब सरकार के ऊपर होगा और उसके लिए फाइनेंस जनरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। या सीधे तौर पर रेवेन्यू, अब रेवेन्यू के सोर्स क्या है पंजाब में, वो काफी लिमिटेड है। तो उस चीज को देखते हुए पंजाब सरकार के ऊपर या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर सबसे बड़ा अगर हम कहें कि टारगेट होगा कि रेवेन्यू जनरेशन या रेवेन्यू लॉस जो पंजाब जेल है उसको कम से कम करना और नए रेवेन्यू के सोर्स ऐड करना। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही कई बार कहा जा चुका है कि जो सैंड माइनिंग के थ्रू जो
पैसा लूटा जा रहा है या लिकर माफिया के थ्रू जो पैसा लूटा जा रहा है करप्शन करके, वो सब के ऊपर नकेल कसी जाएगी और उन दोनों से ही पंजाब में सफिशिएंट फंड आ जाएगा। पर क्या वो एक्चुअल में सफिशिएंट होगा? नकेल अगर हम मानते हैं करप्शन है, पर करप्शन में कितना रेवेन्यू लॉस एक्चुअल में है, ये करप्शन रुकने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और ये देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी सरकार उसे उस हद तक रोक पाती है जितना इनको रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत है उतना रेवेन्यू जनरेट हो जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमें जिस तरीके से भगवंत मान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, सबसे पहले उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था जिसपे जो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर उन्होंने बताया था कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो उसकी वीडियो आप सीधे भेज सकते हैं। लेकिन दूसरी तौर पर यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश की जाए तो 300 करोड़ के आसपास का टैक्स है, कर्ज है पंजाब सरकार के ऊपर, तो ऐसे में चुनौतियां बहुत हैं। यही इश्यू है। देखिए हम बात करें कि पंजाब में कितना बड़ा रेवेन्यू डेफिशिएंट है और इसके लिए पंजाब सरकार ने काफी ज्यादा लोन लिया हुआ है। सीधे तौर पर के सेंटर से काफी बड़े लोन लिए गए हैं, जीडीपी के 4% तक के लोन लिए गए हैं सालाना। तो ऐसे में रेवेन्यू डेफिशिएंट को खत्म करने की बहुत ज्यादा पंजाब सरकार को जरूरत है। जब तक वो रेवेन्यू डेफिशिएंट नहीं खत्म किया जाता तब तक पंजाब से वो कर्ज नहीं हटेगा और अब तक वो कर्ज नहीं हटेगा तब तक पंजाब अपना स्पेयर कैश, लिटरली स्पेयर, जो अगर रेवेन्यू जो हम कहते हैं पंजाब सरकार के जो स्पेयर कैश होगा उसी चीज को डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब तक वो स्पेयर कैश नहीं आता है तब तक पंजाब सरकार के ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रहने वाले हैं। तो इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए कि जल्द से जल्द जितना भी पैसा करप्शन के थ्रू लॉस में जा रहा है उस चीज के ऊपर नकेल कस दी जाए, जो कि उन्होंने शुरू भी कर दिया है। पर जब तक वो पैसा आने नहीं लग जाता, जब तक हम कहते हैं कि सरकारी खजाने में वो पैसा रेवेन्यू आने नहीं लग जाता, तब तक हम कह नहीं सकते कितना करप्शन रोकने आम आदमी सरकार कामयाब हुई है। और अगर हो जाती है तब उसके उनकी प्रायोरिटी ये रहने वाली है कि पंजाब ने जो सेंटर से जितना भी लोन लिया है उसको उतारना शुरू करना होगा, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं दी जाती तो उनके ब्याज भी बहुत बढ़ा जा रहा है। अगर हम बात करें तो ऑल ओवर आपने लोन लिया हुआ है सेंटर से, उसका ब्याज काफी ज्यादा है, तो उस चीज को भी खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो ब्याज की रकम जाती रहेगी तब तक एक बड़ा डेफिसिट लॉस पंजाब चलता रहेगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी न किसी तरीके से जो जितने भी लोन्स हैं वो पंजाब सरकार को अपने से खत्म करने होंगे, ताकि फिर वो अपने आप को या फिर कहें पंजाब को सुधारने के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी लगातार कहती है, जैसे कुछ मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते रहे हैं कि पंजाब को सुनहरा पंजाब बनाना है, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो बेस टारगेट्स हैं वो अचीव किए जाएंगे तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल अमित, फिलहाल आज जो फैसले होंगे वो देखने वाले बात होंगे कि आखिर जो आज के फैसले हैं वो कितने अहम होंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। सोमवार को महाराष्ट्र में परंपरागत तिथि के मुताबिक शिवसेना के साथ राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने शिवाजी महाराज की जयंती मनाई। हालांकि राज्य प्रशासन आधिकारिक रूप से 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती मनाती है और महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को यह मुद्दा गूंजा। बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार के सवाल पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार करते हुए जोरदार जवाब दिया। मुनगंटीवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तिथि के अनुसार शिव जयंती मनाएं, तो वहीं हालांकि राज्य के अधिकारी शिव जयंती 19 फरवरी को मना चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो सरकार तिथि के अनुसार शिव जयंती मनाने की घोषणा क्यों नहीं कर देती। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुनगंटीवार द्वारा उठाए गए मुद्दे का करारा जवाब देते हुए कहा कि शिव जयंती मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के नेता शिव जयंती को आधिकारिक रूप से 19 फरवरी की जगह 21 मार्च करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शोध के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि 19 फरवरी 1630 तय की गई है। अजीत ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकरे
19 फरवरी को शिवनेरी किले के आधिकारिक समारोह में शामिल हुए थे। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री शिवसेना पार्टी के प्रमुख के रूप में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिवादन किया। तो शिव जयंती का मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा में गूंजा और इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में आम आदमी बीजेपी और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना आमने सामने, इसी को लेकर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? एक बार फिर से आमने सामने शिवसेना और बीजेपी देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए कल महाराष्ट्र में और मुंबई में खासकर महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से शिवसेना, इसके बाद मन से, फिर बीजेपी ने भी अलग अलग इलाकों में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई। इस दौरान तमाम तरह की अलग अलग झांकियां निकाली गई, लेकिन इस बीच जो है विधान बजट सत्र के दौरान भी शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई। हालांकि बीजेपी ने सीधे तौर पर शिवसेना पर यह आरोप लगाया है कि शिवसेना के में बने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है 19 फरवरी को ही शिव जयंती मना चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कोरोना काल के दौरान बाहर नहीं निकल रहे थे, इस दौरान लगातार लोगों का आरोप था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार में बने मुख्यमंत्री फेसबुक वाले मुख्यमंत्री है। ऐसे में जब 21 मार्च को शिव जयंती मनाई जा रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी का कोई अता पता नहीं है। इस लिहाज से सुधीर मुनगंटीवार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अगर शिवसेना 19 फरवरी को ही जो शिव जयंती मनाती है, तो आखिर 21 मार्च का जो शिव जयंती मनाई जा रही है उस पर ऐलान क्यों नहीं कर देती, इस तरह का आरोप लगाया। लेकिन जिस तरीके से इस बात को लेकर आमने सामने बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आखिर ये मुद्दा जो है वो विधानसभा तक पहुंचने का कि इतना बड़ा संग्राम हो गया एक छोटी सी बात को लेकर कि विधानसभा तक में ये मुद्दा गूंज गया। सत्यप्रकाश, देखिए बिल्कुल प्रियव्रत, सुधीर मुनगंटीवार के आरोप के बाद जो है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जवाब दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि खोज के तौर पर 19 फरवरी 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इसी को लेकर 19 फरवरी की पूरे प्रदेश में जयंती मनाई जाती है। खास के महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा वो आधिकारिक जो जयंती मनाई जाती है 19 फरवरी को मनाई जाती है, लेकिन जो परंपरा रही है 21 मार्च को उसके अनुसार भी मनाया जाता है। लेकिन 19 फरवरी के दिन भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवनेरी में जाकर शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लिया था और अभिवादन किया था। उनके साथ एनसीपी के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता थे। तो ऐसे में ये इस तरह का जवाब देना बेहद गलत है। लेकिन अगर बीजेपी यह आरोप लगाती है कि 21 मार्च को ही क्यों न आधिकारिक तौर पे कर लिया जाए, तो अजीत पवार ने कहा है कि जिस वक्त भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में थी उस वक्त भाजपा ने 21 मार्च को ही क्यों नहीं शिव जयंती मनाई। तो ऐसे में अब क्यों इस तरह के फेरबदल किया? तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, क्योंकि राजनेताओं को जब मौका मिलता है तो अपनी बातें रखने से पीछे नहीं हटते। खासकर जब शिवाजी महाराज की जयंती हो और इसके अलावा मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं यह जो बातें निकल के आ रही है वो कहीं न कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सामने आ रही। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात कर ले तो शिवाजी महाराज के लिए महाराष्ट्र को जाना जाता है। अगर शब्दों का संबोधन भी होता है तो जय महाराष्ट्र से होता है और जय शिवाजी जय महाराष्ट्र से होता है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए आखिर कितनी शर्मनाक वाली बात है कि दोनों पार्टियां शिवाजी के नाम पर लड़ती हुई नजर आती हैं और मुद्दा इतना गर्मा जाता है कि विधानसभा तक पहुंच जाता है और मुद्दा विधानसभा में घुसता नजर आता है। सत्यप्रकाश, बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए महाराष्ट्र मुंबई में न सिर्फ शिवसेना बल्कि मनसे और बीजेपी ने भी कल जमकर जो है शिव जयंती मनाई है। ऐसे में शिवाजी महाराज सभी के इष्ट देव हैं। खासकर सभी मुंबईकरों के लिए शिवाजी महाराज इष्ट देव के तौर पे पूजे जाते हैं। अब ऐसे में शिवाजी महाराज को लेकर कब किसकी जयंती मनानी है इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है हम जिसे देव मानते हैं उसे कभी भी हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे में एक कहीं न कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप है। खासकर विधान भवन में सत्र के दौरान अगर इस तरह की बातें होती है तो जाहिर तौर पर साफ जाहिर करता है कि ये ओछी राजनीति है जो इस तरह की बातें कही जाती है।
आपको जयंती मनाना है तो 19 फरवरी को मनाइए, 21 फरवरी को मनाइए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इस पूरे मामले में शिवाजी महाराज की आखिर याद किया जाता है, उनकी जो कार्यशैली रही है, उनकी जो वीरांगनाएं रही है, उनकी जो वीर गाथा रही है, उसको गाया जाता है, उसको दर्शाया जाता है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो फिर तमाम झांकियां निकाल के की जाती है या फिर नाट्य रूप देकर किया जाता है। तो ज्यादातर शिवाजी महाराज को याद करने के लिए कोई तिथि नहीं होना चाहिए, जब कोई जैसे चाहे याद कर सकता है उन्हें। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आखिर जब वो इस देव हैं तो उनको याद करने के लिए कोई तारीख नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर इस तरीके के मुद्दे आखिर क्यों गर्मा जाते हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियों के चलते अब इस देवों को भी इसके बीच में आना पड़ेगा? क्या उनकी जयंती 19 फरवरी को मनाई जाए या 21 फरवरी को मनाई जाए, इसको लेकर भी लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आएगी। और ये मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे विधानसभा में विकास की बात ना होकर ये छोटे छोटे मुद्दे गूंजते हैं, तो ऐसे में कितनी शर्मनाक बात हो जाती है कि विधानसभा में आप विकास की बात ना करके आपने जनता के लिए क्या करना है क्या नहीं, और वहां पर इस तरीके के मुद्दे गूंजते हैं कि आखिर शिव जयंती कब मनानी चाहिए, और उसको लेकर लगातार विधानसभा में वार पलटवार देखने को मिलता है। तो इतनी कितनी शर्मनाक बात है दोनों पार्टियों के लिए। देखिए बिल्कुल प्रिवेश जी, महाराष्ट्र राज्य में शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर आधिकारिक तौर पर जो तिथि तय की गई है वो 19 फरवरी है, लेकिन परंपरा ये रही है कि 21 मार्च को लोग शिव जयंती मनाते हैं। अब ऐसे में हर लोग जो है, पहले ऐसा था महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबईकर या मराठी भाषी जो तमाम लोग रहते थे वो शिवाजी महाराज जयंती को साजरा करते थे, मनाते थे। लेकिन अब मुंबई में मनपा चुनाव होने वाला है तो बीजेपी भी शिव जयंती मना रही है, मनसे ने भी मनाया और शिवसेना में भी मनाया, अलग अलग झांकियां निकाली गई, तमाम लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया कि किस तरह से बड़ी सभा की गई, तमाम बैंड बाजे और डीजे के साथ डांस नृत्य किए गए, शिवाजी महाराज पर जो तमाम झांकियां निकाली गई जिससे लोगों को पता लग सके कि शिवाजी महाराज की जो वीर गाथा है वो किस तरह से शिवाजी महाराज ने अपने जीवन शैली में महाराष्ट्र को आजाद करने के लिए, महाराष्ट्र में अमन शांति के लिए तमाम काम किए हैं। तो जाहिर तौर पर अगर शिवाजी महाराज को लेकर लोगों के मन में प्रेम है और उनके बारे में उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर कभी भी ले सकते हैं। लेकिन महज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की राजनीतिक दल जो है आपस में तू मैं कर रहे हैं, खासकर विधान भवन में, ये बेहद शर्मनाक बात है। लेकिन जिस तरह से मनसे ने भी मनाया, शिवसेना ने भी मनाया, बीजेपी ने मनाया, ऐसे में तारीख तय करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी मना सकते हैं आप त्योहार, और कभी भी जो जयंती के तौर पर जिसे आप इष्ट देव मानते हैं उनका पूजन कर सकते हैं, उनकी अर्चना कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य का तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिव जयंती को लेकर फिर से सियासी संग्राम लगातार जारी है। बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से विधानसभा में आमने सामने है, और इस बार विकास के मुद्दों को लेकर नहीं, शिव जयंती को लेकर कि आखिर शिव जयंती जो है वो 19 तारीख को मनाई जाए या 21 तारीख को मनाई जाए, इसको लेकर आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं दोनों पार्टियां। राजधानी लाइव में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से आमने सामने हैं, और आमने सामने इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर दोनों आमने सामने हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मुनगंटीवार ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है कि आखिर शिव जयंती जो है, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो है वो 19 को मनाई जानी चाहिए या 21 मार्च को मनाई जानी चाहिए। इसको लेकर भी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं।
तो वहीं विधानसभा में इस बार ये मुद्दा गूंजा है और मुद्दे के साथ साथ शिव जयंती को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की, और जहां पर यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब सबकी नजर मंत्रिमंडल पर है। होली के बाद लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं, और लेकिन क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के क्या क्या लाभ आम जनता को होने वाले हैं? जी हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि ये 5 चीज़ें भी बिल्कुल फ्री दी जाएंगी, जो घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ ने अभी मुख्यमंत्री की शपथ ना ली हो, लेकिन जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर चुनावी रैली में गरीबों को होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का बड़ा वादा किया था। बीजेपी भले ही अपने इस वादे को होली से पहले पूरा नहीं कर सकी हो, लेकिन पूरी उम्मीद है कि शपथ ग्रहण करते ही योगी आदित्यनाथ अपने इस वादे को पूरा करेगी। सीनियर सिटीजन महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, यानी कि सरकार 60 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को साधारण से लेकर एसी बसों में मुफ्त सफर का तोहफा दे सकती है। इसको लेकर सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने इसको लेकर सर्वे भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शपथ के बाद इस योजना को अमल में लाने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और उनके साथ तमाम मंत्री और विधायक उनके साथ शपथ लेंगे, और सरकार योगी राज पार्ट 2 का गठन किया जाएगा। जल्द शपथ लेंगे योगी सरकार के मंत्री और विधायक, और योगी आदित्यनाथ भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। योगी राज पार्ट 2 का जल्द होगा गठन, और इसी को लेकर तमाम आपको बता दें कि जो भी योगी राज पार्ट 1 में वादे किए गए थे वो योगी राज पार्ट 2 में देखने को मिल सकते हैं, और वादों को पूरा करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत होगी। और क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने वादा किया था कि अगर सरकार बनती है तो हर गरीब को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा होली और दिवाली के टाइम पे, तो ऐसे में समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर होली निकल जाने के बाद योगी सरकार जब शपथ लेगी तो उसके बाद क्या जो वादे किए गए थे उन पर काम किया जाएगा या नहीं। तो होली के बाद यानी कि अब योगीराज पार्ट 2 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले जो घोषणा पत्र जारी किए गए थे उन पर लगातार काम करने की कवायद तेज हो गई है। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से योगी सरकार जब वादों की बौछार करती हुई नजर आ रही थी, जब 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तमाम तैयारियां की जा रही थी, 22 से और 27 के बीच सरकार चलाने की तमाम गठन को लेकर चर्चाएं थी और तमाम वादों की बौछार करती हुई नजर आ रही थी, तो ऐसे में अब कौन कौन से वादे हैं जिन पर योगी सरकार सबसे पहले गठन के बाद काम करती हुई नजर आएगी? देखिए प्रीव्रत, सबसे पहले बताऊं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ लगभग 36 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में वापसी की, कोई ऐसी सरकार है जो उत्तर प्रदेश में वापसी की है। और सरकार क्योंकि मैनिफेस्टो जब बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने तो कई वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कटिबद्ध थी। जनता को वादे करने के लिए वो पूरा करने का प्रयास शुरू हो गया है। अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था मुफ्त सिलेंडर देने का, राशन देने का मुफ्त, और साथ ही साथ किसानों को फ्री में बिजली देने का, ये जो वादे हैं 3-4 जो वादे जो मेन हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आ रही है और वो इस पर काम भी कर रही है।
और अभी 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ की दोबारा जो सरकार बनी है, यानी 2.0 की जो सरकार बनी है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की जो वापसी हुई है, उस पर कहीं ना कहीं अब काम करना शुरू कर दिया है। और जब से बहुमत हासिल हुआ है उसके बाद से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि कैसे जनता तक किए गए वादों को पूरा किया जाए। मुफ्त बिजली जो किसानों को देने की बात कही जा रही थी, उनको मुफ्त बिजली कैसे उन तक पहुंचाई जाए। साथ ही साथ मुफ्त राशन का ये कहा जाए कि 2024 तक, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री पद का चुनाव है, लोकसभा को चुनाव है, उस चुनाव को लेकर लगातार जनता तक कैसे राशन पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जो राशन की जो दिया था जनता को, उस पे कहीं ना कहीं वो इनके लिए एक बड़ा यूं कह सकते हैं कि बड़ा चीज साबित हुई थी, जो और इसका फायदा शायद उनको ये 2022 के चुनाव में मिला, क्योंकि गरीब तबके के लोग, किसान तबके के लोग, रेहड़ी ठेड़ी लगाने वाले, उन सब तक राशन पहुंचा और वन नेशन वन कार्ड के आधार पर भी लोगों को राशन दिया गया और उसको कहीं ना कहीं राशन देने का काम किया गया और ये 2024 तक राशन दिया जाएगा। अब बांटने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुफ्त सिलेंडर की जो बात कही थी, 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, उसको कैसे पहुंचाया जाए इस पर भी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ और जो चीजें हैं, चाहे वो किसानों को मुफ्त बिजली देने का, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी ये कह रही थी कि उनको कहीं ना कहीं राशन दिया जाए, सिलेंडर दिया जाएगा या किसानों को बिजली फ्री करनी चाहिए। उस पर भी योगी सरकार ने वादा किया था, उसको पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। और मंत्रिमंडल का जैसे ही मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें कैबिनेट मिनिस्टरों के नाम घोषणा होगी, उप मुख्यमंत्री पद की नाम की घोषणा होगी, इन सब पर कहीं ना कहीं वापस किया जाएगा। और उसी वापसी को बाद जैसे ही सरकार का गठन होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, उस पर कहीं ना कहीं जल्दी ये जनता से जो वादे किए, मैनिफेस्टो वादे किए, वो योगी सरकार पूरे करने जा रही है। लेकिन एक वादा था जितेंद्र, अगर उसकी जिक्र करना चाहूंगा मैं कि जो वादा था कि जो 60+ महिलाएं होंगी उनको मुफ्त सफ़र दिया जाएगा, उनको मुफ्त में उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में सफ़र करने को दिया जाएगा। तो उस वादे पर कितनी कारगर सरकार दिखाई दे रही है? क्या उस पर काम सरकार ने शुरू कर दिया है? क्योंकि सबसे पहला वादा पूरा करने की बात वही कह रहे थे। देखिए, उसमें भी 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको उत्तर प्रदेश परिवहन की एसी बसें और साधारण बसें, उस पर मुफ्त यात्रा करने की योगी सरकार ने वादा किया, मैनिफेस्टो में दिया, संकल्प पत्र में ये बात की। और उन संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे भी कर लिया गया है और उन सबको पूरा भी पूरी जो सर्वे कहा जा सकता है, पूरी मीटिंग अधिकारियों के साथ जो की जा सकती है, उन सबको पूरा भी कर दिया गया, पूरा भी कर लिया गया। केवल बचा है सरकार का आदेश का इशारा। जल्द ही सरकार इस पर काम शुरू करेगी और ये जो वादा किया था 60 साल के बुजुर्गों का, उन बुजुर्गों को वापस जल्द ही बुजुर्गों को 60 साल के जो हैं उनको एसी बसों में, साधारण बसों में मुफ्त यात्रा करनी योगी सरकार शुरू करेगी। जितेंद्र, काफी ऐतिहासिक दिन रहने वाला है 25 मार्च। अगर बात कर ले तो क्या कुछ नाम सामने आ रहे हैं जो शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ? कौन विधानसभा स्पीकर होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, किसको कौन सा प्रभार दिया जाएगा इस बार? क्या कुछ हेरफेर भी देखने को मिलेगा योगी राज पार्ट 1 और योगी राज पार्ट 2 में? देखिए, इस बार जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि नए चेहरों को जगह दी जाएगी। अफसरशाही से जो राजनीति की ओर आए थे, राजेश्वर सिंह हो, AK शर्मा हो, चाहे आसिम अरुण हो, पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, वो सब BRS लेके जो आए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में। और जिन मंत्रियों ने रिपीट किया है उन मंत्रियों को वापसी भी की जाएगा। और सबसे अहम बात, जो चुनाव हारे हैं, पिछली बार डिप्टी CM रहे केशव प्रसाद मौर्य को जगह मंत्रिमंडल में माना जा रहा है कि दी जाएगी, क्योंकि पिछड़ों का बड़ा चेहरा है और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं उस पर उनको दिया जाएगा, जगह दी जाएगी, क्योंकि पिछड़ा वोट बैंक उनके लिए जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 2022 का चुनाव पूरा हो चुका है, 24 का चुनाव होना है और सबको साथ में लेकर, हर जाति वर्ग के नेताओं को अपने साथ में लेकर जनता से अपना जो जनादेश है उसको दोबारा वापसी लाने की कोशिश करेगी। जनता से अपील करेगी कि हमने पिछड़ों को जगह दी या केशव प्रसाद मौर्य को उनकी जगह अपने आप बनाए रखे। और कई ऐसे चाह रहे हैं, ब्रजेश पाठक लगातार जो हैट्रिक तौर पर 6ठी बार विधायक बने हैं ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ और जो मंत्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं, सिद्धार्थ से श्रीकांत शर्मा है, उनको भी जगह मिल सकती है। और उप मुख्यमंत्री के तौर पर कई लोगों का नाम भी चल रहा है।
अब देखते हैं कि आखिरकार किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 23 तारीख हो चुकी है, 2 दिन का समय बचा है और 2 दिन के समय के बाद तस्वीर पूरी है और बहुत भव्यता से ये समझ लीजिए कि पूरा जो योगी सरकार का शपथ ग्रहण है उसमें कहीं ना कहीं शामिल लगभग 70,000 लोगों की व्यवस्था करनी जा रही है। 45,000 का जगह है, स्टेडियम की जगह है, 30,000 कुर्सियां एक्स्ट्रा लगाई गई हैं। हर लखनऊ के चौराहों पर एलईडी लगाई गई हैं। वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई। जो कार्यकर्ता आएंगे वो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, उन सबको उसमें बुलाया गया है। और योगी सरकार की भव्यता से व्यवस्था हर जिले में कहीं ना कहीं एलईडी भी लगाई जाएगी। उनके खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सब कुछ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उनके अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो स्टेडियम में चक्कर लगा रहे हैं कि कोई व्यवस्था अधूरी ना रहे। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो इस बार कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुरेश खन्ना की बात कर ले तो 9वीं बार जीते हैं और सतीश महाना की बात कर ले तो 8वीं बार जीते हैं। तो ऐसे में उनको क्या कुछ तोहफा देने सरकार जा रही है? क्या कुछ खास तोहफे मंत्री पद से हटा के क्या कुछ खास तोहफे सरकार देने जा रही है? क्या इसको लेकर कुछ कवायद भी है? तो तोहफे तो जरूर देगी क्योंकि सुरेश खन्ना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 साल का लगभग रिकॉर्ड लगातार वो विधायक बने रहे और वरिष्ठ नेता भी हैं। वित्त मंत्रालय जैसे उनके पास कई बार रहा। देखिए उसके बाद नगर विकास मंत्रालय में रह चुका है, वित्त मंत्री भी के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। अब देखते हैं कि उनको जो वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार जो विधायक बनकर आए हैं उनको क्या शामिल करेगी या ये कहा जा रहा है कि सुरेश खन्ना को डिप्टी सीएम में भी लाया जा सकता है। और प्रोटम स्पीकर का चुनाव बचा है, उस पर भी कहीं ना कहीं उसमें बनाया जा सकता है, उनको उसमें भी नाम चल रहा है। और साथ ही साथ एमएलसी का चुनाव भी नजदीक है। नामांकन का कल आखिरी दिन था, अब जल्दी उस पर मतदान भी होगा और जल्द से जल्द हर पार्टी चाहती, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि ज्यादा से ज्यादा एमएलसी उनके बने और बहुमत हासिल करें। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए और साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब योगी राज पार्ट 2 का गठन होने जा रहा है और 25 मार्च को इकाना स्टेडियम, लखनऊ के इकाना स्टेडियम एक ऐतिहासिक चीज दिखने जा रहा है। फिलहाल इसी को लेकर तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जितेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।